नमस्कार जोहार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। और जैसा कि आप लोग भली भांति अवगत होंगे कि यहाँ प्रत्येक दिन होमवर्क सीरीज के माध्यम से ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है, किंतु कल जो है हमारे ग्रुप के ज़्यादातर मेंबरों का एग्जाम था। अभी जो टेक्नीशियन का एग्जाम चल रहा है ग्रेड 3 का, उसी में सभी लोग संलिप्त थे, जिसके कारण कल जो है क्लासेस नहीं हो पाई है। तो आज की जो होमवर्क सीरीज है वो पूर्व में जो होमवर्क भेजा गया था उसी के अनुसार चलाई जाएगी। तो बिना देरी किए हुए आज की जो होमवर्क सीरीज है आज के करंट अफेयर से मेरे द्वारा प्रारंभ की जा रही है। तो आप लोग कमेंट माध्यम से क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। तो बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रहे बालेंद्र शाह किस देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री होंगे? ये नेपाल के हो जाएंगे। बालेंद्र शाह किस देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री होंगे? नेपाल के। बताइएगा, 165 सीटों में से 125 सीटों पर इन्होंने बढ़त हासिल की है। बताइएगा, अभी वर्तमान में अंतरिम प्रधानमंत्री कौन है नेपाल की? सुशीला कार्की हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? सुशीला कार्की हो जाएंगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, अभी वर्तमान में नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पौडेल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रामचंद्र पौडेल हो जाएंगे, वहां के अभी राष्ट्रपति हो जाएंगे। बताइएगा, हाल ही में द्विवार्षिक आर्कटिक मिलिट्री एक्सरसाइज कोल्ड रिस्पॉन्स किसने शुरू किया है या नाटो के द्वारा शुरू किया गया है? हाल ही में द्विवार्षिक आर्कटिक मिलिट्री एक्सरसाइज कोल्ड रिस्पांस किस संगठन के द्वारा प्रारंभ किया गया या नाटो के द्वारा प्रारंभ किया गया? बताइए, नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी। अभी बताएगा, वर्तमान में नाटो के महानिदेशक कौन है? या मार्क रूटे हो जाएंगे। और नाटो संगठन का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? ब्रुसेल्स बेल्जियम में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? ब्रुसेल्स बेल्जियम में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में किस राज्य के ससून बंदरगाह को डेवलप करने के लिए फिनिश कंपनियों के साथ समझौता हुआ है? यह महाराष्ट्र से संबंधित हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने ससून बंदरगाह को डेवलप करने के लिए फिनिश कंपनियों के साथ समझौता किया है? यह महाराष्ट्र का हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा ससून बंदरगाह। बताइएगा, हाल ही में लंदन में 2026 इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? या जयंत चौधरी को किया गया। किनको किया गया? जयंत चौधरी को सम्मानित किया गया। हाल ही में लंदन में 2026 इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? जयंत चौधरी साहब को किया गया। किनको किया गया? जयंत चौधरी को। बताइएगा, हाल ही में सीआईएसएफ की स्थापना दिवस समारोह कहाँ आयोजित हुई है? यह उड़ीसा में आयोजित हुई है। हाल ही में सीआईएसएफ का स्थापना दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया? उड़ीसा में। बताइएगा, सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई थी? 10 मार्च 1969 को सीआईएसएफ की स्थापना हुई थी। बताइएगा, हाल ही में ड्रग्स के विरुद्ध ऑपरेशन जेरिको कहाँ चलाया गया है? या मिजोरम में चलाया गया। हाल ही में ड्रग्स के विरुद्ध ऑपरेशन जेरिको कहाँ चलाया गया है? मिजोरम में चलाया गया है ऑपरेशन जेरिको। बताइएगा, हाल ही में महिला कर्मचारियों के लिए साइन ऐप किसने लॉन्च किया है? या इंडियन रेलवे के द्वारा किया गया। हाल ही में महिला कर्मचारियों के लिए साइन ऐप किसने लॉन्च किया? किस संगठन ने? इंडियन रेलवे के द्वारा किया गया। और बताइएगा, स्वरेल ऐप किसने लॉन्च किया था? यह इंडियन रेलवे के द्वारा ही स्वरेल ऐप लॉन्च किया गया था। बताइएगा, हाल ही में ग्रामीण घरों में हाई स्पीड इंटरनेट देने के लिए प्रोजेक्ट गंगा किसने लॉन्च की है? यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। हाल ही में ग्रामीण घरों में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा देने के लिए प्रोजेक्ट गंगा किसने लॉन्च किया है? यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया लॉन्च। बताइएगा, हाल ही में नए क्रिमिनल कानूनों और ICJS 2.0 को असरदार तरीके से लागू करने के लिए किस राज्य ने देश भर में पहला स्थान हासिल प्राप्त किया है? यह उत्तराखंड के द्वारा किया गया। हाल ही में नए क्रिमिनल कानूनों और ICJS 2.0 का असरदार तरीके से लागू करने के लिए किस राज्य ने देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है? या उत्तराखंड के द्वारा प्राप्त किया गया। और बताइएगा, वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। बताइएगा, हाल ही में 10,000 करोड़ के ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जुटाने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बैंक बन गया है? या BOB बैंक ऑफ बड़ौदा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बैंक ऑफ बड़ौदा। हाल ही में 10,000 करोड़ के ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जुटाने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बैंक हो गया है? या BOB बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया है। बताइएगा, तो साथियों, आज का जो करंट अफेयर्स बनने वाला था वो यहीं पे समाप्त हो गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा, कामागाता मारू जापानी जहाज जो था वह बाबा गुरुदत्त सिंह के द्वारा किराए पर लिया गया था। इस जलयान में कितने यात्रियों के साथ यह जलयान जो है हुबली पहुंचा था? 351 यात्रियों के साथ 1914 में हुबली पहुंचा था। बताइएगा,
बजबज नामक बंदरगाह पर जब जहाज पहुंचा था तब तलाशी हुई थी और संघर्ष हुआ था। इसमें कुल कितने यात्री मार दिए गए थे? 18 यात्री मार दिए गए थे और 25 यात्री घायल हो गए थे। कामागाता मारू की घटना कब हुई थी? 1914 में हुई थी। बताइएगा प्रयागराज में सेवा समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यह हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा की गई थी। प्रयागराज में सेवा समिति की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा की गई थी। और हृदयनाथ कुंजरू जो थे वह किस प्रख्यात संगठन के सदस्य थे? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य थे। किसके सदस्य थे? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य थे। बताइएगा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई थे? यह गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी 1905 में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किन्होंने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। और गोपाल कृष्ण गोखले किनके राजनैतिक गुरु थे? महात्मा गांधी साहब जी के हो जाएंगे। किनके हो जाएंगे? महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन हो जाएंगे? गोपाल कृष्ण गोखले। और जिन्होंने 1905 में किस संस्था की स्थापना की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। और बताइएगा गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? एमजी रनाडे हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? एमजी रनाडे। और किनको महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया है? एमजी रनाडे को ही महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया है। बताइएगा महात्मा गांधी को अंग्रेजी सरकार के द्वारा कैसर हिंद की उपाधि कब दे दी गई थी? 1915 में दी गई थी। कब दी गई थी? 1915 में। इन्होंने कैसर हिंद की उपाधि कब लौटा दी थी? 1919 में कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी। कब लौटा दी थी? 1919 में। बताइएगा कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। यह कब हुआ था? 1916 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही थी? और कांग्रेस की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अंबिका मजूमदार होते हैं। 1916 में अंबिका चरण मजूमदार। बताइएगा बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु कब पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी? या 1916 में की थी। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? पुणे में 1916 में की थी। और बताइएगा बाल गंगाधर के द्वारा जो पूना में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी इसकी अध्यक्षता किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? यह जोसेफ बतिस्ता के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? जोसेफ बतिस्ता के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। और इसके सचिव कौन थे? एनसी केलकर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सचिव कौन हो जाएंगे? एनसी केलकर। और अध्यक्ष कौन थे? जोसेफ बतिस्ता हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे अध्यक्ष? जोसेफ बतिस्ता हो जाएंगे। बताइएगा तिलक के द्वारा एक पत्रिका का संचालन किया जा रहा था मराठा। यह किस भाषा में प्रकाशित होता था? यह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। मराठा किस भाषा में प्रकाशित होता था? अंग्रेजी भाषा में। और केसरी किस भाषा में प्रकाशित होता? मराठी भाषा में प्रकाशित होता था। बताइएगा एनी बेसेंट ने 1916 में कहाँ में होम रूल लीग की स्थापना की थी? यह मद्रास के ओडियार में की थी। कहाँ की थी? मद्रास के ओडियार में 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। और इस होम रूल लीग के सचिव को किनको बनाया गया था एनी बेसेंट के द्वारा? यह जॉर्ज अरुंडेल को बनाया गया था। किनको बनाया गया था? जॉर्ज अरुंडेल को सचिव बनाया गया था। बताइएगा न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जो था यह किसके द्वारा प्रकाशित होने वाला दैनिक पत्र था? यह एनी बेसेंट के द्वारा प्रकाशित होने वाला दैनिक पत्र था। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ हो जाएगा। बताइएगा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों ने होम रूल लीग में भाग लिया था? नहीं लिया था। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा अपने संगठन सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को होम रूल लीग में भाग लेने के लिए अनुमति नहीं दी गई थी जिसके कारण सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य होम रूल लीग में भाग नहीं लिए थे। बताइएगा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना अमेरिका में मैडम ब्लाटस्की और कर्नल आल्टमैन के द्वारा कब की गई थी? 1875 में की गई थी। कब की गई थी? 1875 में की गई थी। बताइएगा गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था। इसीलिए उन लोगों के द्वारा उनको कौन सी उपाधि दी गई थी? भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा जाने लगा था। क्या कहा जाने लगा था? भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा जाने लगा था। बताइएगा एनी बेसेंट जो थी यह 1889 में थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी थी। इसकी गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुख्यालय जो अंगियार में पदभार संभाला था। ये कब संभाला था? यह 1907 में संभाला था। कब संभाला था? 1907 में। बताइएगा एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की थी? यह 1889 में की 98 में की थी। कब की थी? 1898 में की थी। एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की थी? 1898 में की थी। बताइएगा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1916 में की थी। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1916 में की थी। और बताइएगा बिहार के किस व्यक्ति के द्वारा
महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया गया था? या राजकुमार शुक्ला के द्वारा किया गया? किनके द्वारा किया गया था? राजकुमार शुक्ल के द्वारा किया गया था। और बताइएगा 54 वर्ष की आयु में राजकुमार शुक्ल की मृत्यु पर किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा यह कहा गया था यह चंपारण का अकेला मर्द था? या एमन के द्वारा कहा गया था? किसके द्वारा कहा गया था? एमन के द्वारा कहा गया था। और राजकुमार शुक्ल कितने वर्षों तक लड़े थे एमन से? 25 वर्षों तक लड़े थे। कितने वर्षों तक लड़े थे? 25 वर्षों तक लड़े थे। बताइएगा भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग महात्मा गांधी के द्वारा कहां में और कब किया गया था? या चंपारण 1917 में किया गया था? कब किया गया था? चंपारण 1917 में किया गया था। बताइएगा तीन कठिया खेती प्रणाली क्या थी? या जबरन जो थी नील की खेती करवाई जाती थी किसानों के द्वारा, जिसमें 20 में से 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य था। बताइएगा चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद इसमें सम्मिलित थे या नहीं थे? सम्मिलित थे। कौन सम्मिलित थे? राजेंद्र प्रसाद सम्मिलित थे। ब्रिज किशोर, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, नरहरि पारिख एवं मजरूल हक, एनजी रंगा, सब ये सारे व्यक्ति क्या थे? चंपारण सत्याग्रह के समय महात्मा गांधी के साथ सम्मिलित रूप में वहां उपलब्ध थे। बताइएगा गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग भारत में चंपारण में किया था, किंतु सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? या दक्षिण अफ्रीका में किया था। कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था। बताइएगा होम रूल लीग की शुरुआत जो है एनी बेसेंट ने मद्रास के ओडियार से 1916 में की थी। तो होम रूल लीग को समाप्त एनी बेसेंट के द्वारा कब कर दिया गया था? 1917 में समाप्त कर दिया गया था। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किए थे मद्रास के ओडियार से, और 1917 में होम रूल लीग की समाप्ति कर दिए थे। बताइएगा तिलक ने मॉन्टेग्यू घोषणा को क्या कहा था? सूर्य विहीन उषा काल कहा था। तिलक ने मॉन्टेग्यू घोषणा को क्या कहा था? सूर्य विहीन उषा काल कहा था। बताइए मॉन्टेग्यू घोषणा किस आधार पर बनी थी? या भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनी थी? किसके आधार पर बनी थी? भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनी थी। बताए उदारवादी कांग्रेसियों ने मॉन्टेग्यू घोषणा को क्या किसकी संज्ञा दी थी? यह भारत का मैग्ना कार्टा का संज्ञा दी थी। क्या संज्ञा दी थी? भारत का मैग्ना कार्टा उदारवादी कांग्रेसियों के द्वारा। बताइएगा महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब की थी? 1918 में की थी। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब की थी? 1918 में की थी। और बताइएगा उस समय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। यही गांधी जी ने किसका सिद्धांत दिया था? ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था। क्या किसका सिद्धांत दिया था? ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था। और क्या बताया था? पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाले क्या होते हैं? ट्रस्टी होते हैं। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था। और क्या कहा था? पूंजीपति जो होते हैं वो मजदूरों की हितों की रक्षा करने वाले क्या होते हैं? ट्रस्टी होते हैं। बताइएगा AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन काउंसिल की स्थापना कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? यह 1920 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी। और बताइएगा इसकी स्थापना जो है AITUC की स्थापना किसने की थी? MN जोशी के द्वारा की गई थी। किनके द्वारा की गई थी? MN जोशी के द्वारा की गई थी। और AITUC के पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे, जिनको शेरे पंजाब कहा जाता था। शेरे पंजाब कहा जाता लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष AITUC के निर्मित हुए थे। बताइएगा महात्मा गांधी ने पहली बार किस भूख हड़ताल का समर्थन किया था? अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल का समर्थन किया था। किसका समर्थन किया था? किस भूख हड़ताल का समर्थन किया था? अहमदाबाद मिल मजदूर भूख हड़ताल का समर्थन किया था। बताइएगा रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था? 19 मार्च 1919 को लागू हुआ था। रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था? 19 मार्च 1919 को लागू हुआ था। और इसी को क्या कहा गया था? काला कानून, जिसमें ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील होता था। इसमें ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील वाला कानून था। बताइएगा गांधी जी के द्वारा रॉलेट एक्ट के विरुद्ध कब जो है देशव्यापी हड़ताल की गई थी? या 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल की गई थी। महात्मा गांधी के द्वारा कब जो है देशव्यापी हड़ताल की गई थी? रॉलेट एक्ट के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को की गई थी। और बताइएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसमें एक सभा हो रही थी। या किन
किन किन व्यक्तियों की गिरफ्तारी पर यह सभा हो रही थी? सतपाल मलिक, डॉक्टर सतपाल मलिक एवं सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरुद्ध जो था सम्मेलन हो रहा था, यह सभा हो रही थी, यह जलियांवाला बाग में हो रही थी। और बताइएगा जलियांवाला बाग जो था यह किस व्यक्ति की संपत्ति थी? यह जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। किसकी संपत्ति थी? जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। और बताइएगा किस व्यक्ति के द्वारा जो था यह ऑर्डर दिया गया था अंधाधुंध सभा के लोगों पर अंधाधुंध गोली चलाने का? यह REH डायर के द्वारा चलवाई गई थी। किसके द्वारा चलवाई गई थी? REH चलवाए थे और O डायर जो थे ऑर्डर दिए थे। और किसकी हत्या हुई थी? लंदन के किंगस्टन हॉल में O डायर की हत्या हुई थी। किसकी हत्या हुई थी? O डायर की हत्या। ऑर्डर दिए थे O, और इनकी हत्या कहाँ हुई थी? लंदन के किंगस्टन हॉल में उधम सिंह, सरदार उधम सिंह के द्वारा 1940 में इसकी हत्या कर दी गई थी। बताइएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से किस व्यक्ति के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया था? शंकरन नायर के द्वारा दे दिया गया था। किनके द्वारा दे दिया गया था? शंकरन नायर के द्वारा दे दिया गया था। और बताइएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो था यह गांधी जी के द्वारा कैसरे हिंद की उपाधि वापस लौटा दी गई थी। जमना लाल बजाज जो गांधी जी के 5वें पुत्र भी कहलाए थे, इनके द्वारा कौन सी उपाधि वापस कर दी गई थी? राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी गई थी। किसकी उपाधि वापस कर दी गई थी? राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी था। कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर कौन सी उपाधि? सर की उपाधि लौटा दिए थे। राष्ट्र कवि तो ये हो जाएंगे। कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कौन सी उपाधि लौटा दी गई थी? सर की उपाधि लौटा दी गई थी। बताइएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किनकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था? यह लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया था? लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था। और बताइएगा जिसमें से 5 अंग्रेज एवं 3 भारतीय थे। सर चिमनलाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण थे। 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो हिस्ट्री दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य इन्वायरमेंटल साइंस के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा अमेरिका के प्रसिद्ध भूगोल वेत्ता के अनुसार मानव अपने पर्यावरण की उत्पत्ति है। यह किस भूगोल वेत्ता के द्वारा कहा गया? यह मिस सैंपल के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? मिस सैंपल के द्वारा यह कहा गया था कि मानव अपने पर्यावरण की क्या है? उत्पत्ति है। मानव अपने पर्यावरण की क्या है? उत्पत्ति है। बताइएगा किसके अनुसार मानव अपने पर्यावरण में संघर्ष करके वर्तमान स्वरूप में पहुंचा है? यह चार्ल्स डार्विन के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया है? चार्ल्स डार्विन के द्वारा मानव अपने पर्यावरण में संघर्ष करके वर्तमान स्वरूप में पहुंचा। और मिस सैंपल के अनुसार क्या कहा गया है? मानव अपने पर्यावरण की उत्पत्ति। और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी पुस्तक है? यह चार्ल्स डार्विन की हो जाएगी। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी पुस्तक हो जाएगी? चार्ल्स डार्विन की ही पुस्तक हो जाएगी। बताइएगा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन एजेंडा 21 जो था यह कब हुआ था? 1992 में हुआ था। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1992, जिसको एजेंडा 21 के एजेंडा 21 रियो में हुआ था। प्रथम शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था। एजेंडा 21 कहाँ हुआ था? रियो में हुआ था। बताइएगा 2012 में हुआ था। बताइएगा सतत विकास या स्थायी विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन थे? यह बर्टलैंड हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बर्टलैंड। सतत विकास या स्थायी विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन हो जाएंगे? यह बर्टलैंड हो जाएंगे। बताइएगा जैव संसाधन व सतत विकास संस्थान कहाँ स्थित है? यह इम्फाल में हो जाएगा। मणिपुर इम्फाल में। जैव संसाधन एवं सतत विकास संस्थान कहाँ हो जाएगा? मणिपुर के इम्फाल में हो जाएगा। बताइएगा विश्व जलमग्नता दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? यह 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व जलमग्नता दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। बताइएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? यह 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। और विश्व जलमग्नता दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? यह 2 फरवरी को मनाया जाता है। बताइए विश्व वन्य जीव दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। और बताइएगा विश्व वानिकी दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? 21 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 21 मार्च को। और विश्व वन्य जीव दिवस
3 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। बताइएगा विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? या 22 मार्च को मनाया जाता है? विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। बताइएगा विश्व मौसम विज्ञान दिवस या 23 मार्च को मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बताइएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है यह किस तिथि को मनाया जाता है? या 7 अप्रैल को मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। बताइए जल संसाधन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 10 अप्रैल को मनाया जाता है। जल संसाधन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 10 अप्रैल को मनाया जाता है। बताइए विश्व पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। बताइए तंबाकू मुक्ति दिवस 31 मार्च को। तंबाकू मुक्ति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 31 मार्च को मनाया 31 मई को मनाया जाता है। तंबाकू मुक्ति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। बताइएगा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। पता है विश्व महासागर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? या 8 जून को मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। और विश्व भूगर्भ जल दिवस या 10 जून को मनाया जाता है। 10 जून को विश्व भूगर्भ जल दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? 10 जून को मनाया जाता है। और प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस यह 28 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? 28 जुलाई को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 29 जुलाई को। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। और बताइए विश्व शाकाहार दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शाकाहार दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अहिंसा दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। बताइएगा विश्व आपदा नियंत्रण दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। और बताएगा विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व खाद्य दिवस की स्थिति को मनाया जाते हैं 16 अक्टूबर को। FAO जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। FAO की स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। बताइएगा विश्व शौचालय दिवस की स्थिति को मनाया जाता है क्या? 19 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 19 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस। बताइएगा राष्ट्रपति पक्षी दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 12 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व राष्ट्रीय पक्षी दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 12 नवंबर को। बताइएगा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस की स्थिति को मनाया जाता है या 14 दिसंबर को मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 14 दिसंबर को मनाया जाता है। और बताइएगा रियो +20 जो था यह कब हुआ था? 2012 में होता है। रियो +20 कब हुआ था? 2012 में हुआ था। बताइएगा रियो 20 में सतत विकास के संबंध में 7 क्षेत्रों का चयन किया गया था, जिसमें रोजगार, ऊर्जा, संपोषणीय शहर, खाद्य सुरक्षा, जल समुद्र और आपदा प्रबंधन था। बताइएगा द फ्यूचर वी वांट जो था वह किस सम्मेलन का संपूर्ण दस्तावेज था? यह रियो +20 के सम्मेलन का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? रियो +20 सम्मेलन का द फ्यूचर वी वांट से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब से मनाया गया जो 5 जून को मनाया जाता है? यह 1973 से मनाया जाने लगा। कब से मनाया जाने लगा? 1973 से। बताइएगा पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रोग्राम की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया ने की थी? या ग्रीन आर्मी ऑफ प्रोग्राम की शुरुआत की थी? पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी की प्रोग्राम की शुरुआत किसने की थी? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की गई थी। और बताइएगा विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय कब से लागू हुआ है जो 23 मार्च को मनाया जाता है? या 23 मार्च 1950 से लागू हुआ है। कब से लागू हुआ है? 23 मार्च 1950 से। और जलवायु की सही सूचकांक कौन सी होती है? जलवायु की सही सूचकांक प्राकृतिक वनस्पति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्राकृतिक वनस्पति जो है वह जलवायु की सही सूचकांक हो जाएगी। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो इन्वायरमेंटल साइंस दिया गया था वो भी डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य जो पॉलिटी के माध्यम से दिया गया था होमवर्क वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा राज्य मानवाधिकार आयोग जो है इसके गठन की राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन के प्रावधान कब किस अधिनियम के तहत किया गया है? या मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस
अधिनियम के तहत किया जाता है? या मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया जाता है? बताइएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग के संगठन जो है, इसकी स्थापना जो होती है वह किसके द्वारा की जाती है? या राज्यपाल के द्वारा। इस आयोग, इस समिति में जो होते हैं संगठन के सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और राज्य मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग में? 3 सदस्य होते हैं, जिनमें एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होते हैं। सभी सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल के द्वारा की जाती है। बताइएगा, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? या 3 वर्ष या 70 वर्ष? 3 वर्ष का कार्यावधि होगी या इनकी उम्र सीमा 70 वर्ष तक होती है। बताइएगा, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल महोदय, महामहिम राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन उनके पद से केवल कौन उनको हटा सकता है? राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। इसकी नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं, किंतु इनको पदों से कौन विमुक्त कर सकते हैं? राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। बताइएगा, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के वेतन भत्ते एवं अन्य शर्तों का निर्धारण कौन करता है? या राज्य सरकार के द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? राज्य सरकार के। इनकी नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, लेकिन पद से विमुक्त कौन कर सकते हैं? महामहिम राष्ट्रपति कर सकते हैं। जबकि इनके वेतन एवं अन्य शर्तों की पूर्ति किसके द्वारा की? या राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राज्य सरकार के द्वारा की जा सकती है। बताइएगा, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य जो है अपने पद पर आसीन रहते हुए किसी अन्य लाभ के पद पर रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। उस पद पे रहेंगे तो अन्य किसी लाभ के पद पे यह नहीं रह सकते हैं। बताइएगा, राज्य मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामले में तेजी से जांच करने के लिए देश के प्रत्येक जिले में एक किसकी स्थापना की जाएगी? राज्य मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना की जाएगी। किसकी स्थापना की जाएगी? मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना की जाएगी। बताइएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग एक स्वतः वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में हुई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना एक स्वतः वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में हुई थी। बताइएगा, और किस अधिनियम के तहत हुई थी? 1990 के अधिनियम के तहत हुई थी। किस अधिनियम से हुई थी? 1990 के अधिनियम से हुई थी। बताइएगा, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय जो है राष्ट्रीय महिला आयोग के नोडल का मंत्रालय है? या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हो जाएगा? कौन सा जाएगा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अभी वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? अन्नपूर्णा देवी हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? अन्नपूर्णा देवी अभी वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री है। बताइएगा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है या संसद के द्वारा बनाए गए बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम कब किस नाम से जाना जाता है? यह 2005 नामक कानून के तहत स्थापित किया गया था। और 2007 में संसद के द्वारा बनाए गए बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 का अंग हो जाएगा। किसका अंग हो जाएगा? 2005 का अंग हो जाएगा। बताइएगा, भारत के किसी भी भाग में किसी भी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए बाध्य करना, उसका शपथ के आधार पर परीक्षण करना किस संगठन का नियम है? यह राष्ट्रीय महिला आयोग का नियम हो जाएगा। किसका हो जाएगा? राष्ट्रीय महिला आयोग का। किसी भी दस्तावेज की खोज एवं उत्पादन की मांग करती है यह संगठन। आयोग मुख्य मौखिक एवं लिखित रूप से प्राप्त शिकायतों को कार्रवाई करती है। यह महिलाओं से जुड़े मामले में खुद की पहल पर भी क्या करती है? कार्रवाई करती है। बताइएगा, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के मामले में मानवाधिकार से संबंधित कार्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा निपटाए जाते हैं। हाँ, निपटाए जाते हैं। किसके द्वारा निपटाए जाते हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा निपटाए जाते हैं। बताइएगा, केंद्र राज्य सरकार मानवाधिकार आयोग को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेश के मानवाधिकार संबंधी कार्य को क्या कर सकती है? सौंप सकती है। क्या कर सकती है? सौंप सकती है, केवल जम्मू कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर। हाँ, तो साथियों, लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो भी पॉलिटी दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आगे की कड़ी में लुसेंट के माध्यम से जो केमिस्ट्री दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा, केमिस्ट्री शब्द जो है रसायन विज्ञान से संबंधित है। इसकी उत्पत्ति मिस्र के किस प्राचीन शब्द से हुई थी? यह कीमिया शब्द से हुई थी। किससे हुई थी? कीमिया से। और मिस्र के लोग मिट्टी को क्या कहते थे? केमी कहते थे। क्या कहते थे? केमी कहते थे। और बताइए, रसायन विज्ञान का जनक किन्हें कहा गया है? लेवेजुयर को कहा गया है। किसको कहा गया है? लेवेजुयर को कहा गया है रसायन विज्ञान का जनक। बताइएगा,
वह पदार्थ जो भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। वह पदार्थ जो भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। और वह पदार्थ जिसकी भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित होता है किंतु आयतन निश्चित होता है क्या कहलाता है? यह द्रव कहलाता है। क्या कहलाता है? द्रव कहलाता है। बताइएगा पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है क्या कहलाता है? गैस कहलाता है। और बताइएगा संपीडिता वाला जो नियम होता है, संपीडन जो होता है, जो व्यवहार संपीडन होता है, यह किन किन में देखा जाता है? यह द्रव एवं गैस में देखा जाता है। संपीडन व्यवहार किन किन पदार्थों में देखा जाता है? द्रव एवं गैस में देखा जाता है। बताइएगा संपीडन ठोस में दिखता है? नहीं दिखता। संपीडन ठोस में नहीं हो सकता है। बताइएगा ताप एवं दाब में परिवर्तन करके किसी भी पदार्थ की अवस्था को क्या किया जा सकता है? परिवर्तित किया जा सकता है या बदला जा सकता है। ताप एवं दाब में परिवर्तन करके किसी भी पदार्थ की अवस्था में क्या किया जा सकता है? बदलाव किया जा सकता है या परिवर्तन किया जा सकता है। बताइएगा जल जो है वह तीनों भौतिक अवस्था में रह सकता है? हाँ रह सकता है। जल जो है तीनों भौतिक अवस्था में रह सकता है। बताइएगा पदार्थ की तीनों भौतिक अवस्थाओं में निम्न रूप से सामान्य उदाहरण क्या हो जाएंगे? ठोस द्रव गैस हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ठोस द्रव और गैस हो जाएंगे। बताइएगा पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा हो जाएगी। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या हो जाएगी? प्लाज्मा हो जाएगी। पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या हो जाएगी? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट हो जाएगी। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा, चौथी अवस्था क्या हो जाएगी? प्लाज्मा हो जाएगी। और पांचवी अवस्था क्या हो जाएगी? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट हो जाएगी। ठोस द्रव गैस, प्लाज्मा एवं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट हो जाएगा। बताइए पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में तत्व कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। और पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्युमिनियम हो जाएगी। और बताइएगा पृथ्वी पर अनुपस्थित अक्रिय गैस रेडॉन हो जाएगी। पृथ्वी पर उपस्थित निष्क्रिय गैस अनुपस्थिति रेडॉन हो जाएगी। और इसकी उत्पत्ति किससे होती है? ज्वालामुखी उद्गारों वगैरह से होती है। किससे होती है? ज्वालामुखी उद्गारों से होती है। बताइएगा वह शुद्ध पदार्थ जिसमें किसी भी ज्ञात भौतिक एवं रासायनिक विधियों से ना तो दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है, इसको क्या कहा जाता है? तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तत्व कहा जाता है। बताइएगा पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में सर्वाधिक प्रतिशतता किसकी है? ऑक्सीजन की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? ऑक्सीजन की हो जाएगी। बताइएगा पृथ्वी पर अल्युमिनियम कितना प्रतिशत है? 8.13% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8.13% हो जाएगा। बताइएगा सिलिकॉन पृथ्वी पर कितनी मात्रा में पाया जाता है? 27.72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 27.72 हो जाएगा। बताइएगा मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। ऑक्सीजन होना चाहिए। 46%। इसमें कैल्शियम दिए हुए हैं। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु पूछ रहा है। धातु कैल्शियम हो जाएगा। तत्व कहेगा तब ऑक्सीजन हो जाएगा। धातु कहेगा तो कैल्शियम हो जाएगा। जिससे जो संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान का कितना होता है? 1.4% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1.4% हो जाएगा। बताइएगा वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात के रासायनिक संयोग से बनता है क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात से रासायनिक संयोग से बनता है क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। बताइएगा वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलने से प्राप्त होता है क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। बताइएगा निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से समांग मिश्रण का निर्माण होता है। इसके प्रत्येक भाग के गुण धर्म एक समान होते हैं तो यह क्या हो जाएगा? समांगी मिश्रण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समांगी मिश्रण हो जाएगा। बताइएगा मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? या 65% हो जाएगी। मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 65%। 65% ऑक्सीजन हो जाएगा। बताइएगा मानव शरीर में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 18% हो जाएगी। मानव शरीर में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 18% हो जाएगी। बताइएगा नाइट्रोजन मानव शरीर में कितना प्रतिशत होता है? 3% हो जाएगा। नाइट्रोजन कितना हो जाएगा? 3% हो जाएगा। बताइएगा जब किसी मिश्रण में पानी मिलाने पर इसका भारी घटक अवशोषित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अवसादन कहा जाता है। वह जब किसी मिश्रण में पानी मिलाने पर इसके भारी घटक अवक्षेपित हो जाते हैं तो क्या कहलाता है? यह प्रक्रिया अवसादन कहलाती है। क्या कहलाती है? अवसादन कहलाती है। बताइएगा मानव शरीर में
सल्फर कितना प्रतिशत पाया जाता है? 0.25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.25 हो जाएगा। और मानव शरीर में कैल्शियम कितना प्रतिशत होता है? 2% हो जाएगा। और मानव शरीर में पाए जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में धातु क्या हो जाएगी? कैल्शियम हो जाएगी। और मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। तो साथियों, लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो केमिस्ट्री दिया गया था वो समाप्त कर दिया है डिस्कशन के द्वारा। अब आगे की कड़ी में आप लोग के बाद विविध प्रारंभ किया जा रहा है लुसेंट सीरीज के माध्यम से। बताइएगा, विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 19 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 19 नवंबर को मनाया जाता है। बताइएगा, विश्व मांसाहार निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह 25 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व मांसाहार निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 25 नवंबर को मनाया जाता है। बताइएगा, विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? या 14 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है। बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? या 25 नवंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 25 नवंबर को मनाया जाता है। बताइएगा, राष्ट्रीय विविध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? या 26 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विविध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। बताइएगा, रासायनिक दुर्घटना निवारण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? या 4 दिसंबर को मनाया जाता है। रासायनिक दुर्घटना निवारण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। बताइए, नौसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और थल सेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। और बताइएगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। बताइएगा, झंडा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? या 7 दिसंबर को मनाया जाता है। झंडा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। सशस्त्र बलों का झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। बताइएगा, विश्व अस्थमा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 11 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 11 दिसंबर को मनाया जाता है। तो साथियों, लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो भी दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य महेश वर्णवाल द्वारा रचित कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो केमिस्ट्री दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। पता है, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? या भार बढ़ जाता है? जंग लगने पर लोहे के व्यवहार में क्या परिवर्तन होता है? भार बढ़ जाता है। बताइएगा, आयु घट जाता है। और बताइए, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान किसी एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर ले जाने पर क्या रहेगा? द्रव्यमान सेम रहेगा, लेकिन भार परिवर्तित होता रहेगा। द्रव्यमान एक समान ही रहेगा, लेकिन भार क्या होता है? परिवर्तित होते रहता है। और जंग लगने पर लोहे की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी? भार इसका बढ़ जाएगा, आयु कम हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे कुछ समय के पश्चात क्या हो जाएगा? भार भी नगण्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भार भी नगण्य हो जाएगा। बताइएगा, मूत्रालयों से आने वाली गंध का मुख्य कारण क्या होता है? मूत्र में अमोनिया की उपस्थिति हो जाएगी। और अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3 हो जाएगा। मूत्रालय से आने वाली गंध का मुख्य कारण क्या होता है? मूत्र में अमोनिया की उपस्थिति हो जाएगी। बताइएगा, कार्बन नैनो ट्यूब्स का आविष्कार किस व्यक्तियों के द्वारा किया गया था? समियु आइजीमा के द्वारा किया गया था। कार्बन नैनो ट्यूब्स का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? समियु आइजीमा के द्वारा किया गया था। बताइएगा, अल्युमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग जो है वह किसके रूप में किया जाता है? कीटनाशक के स्वरूप में किया जाता है। अल्युमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? कीटनाशक के रूप में किया जाता है। और चूहे मारने वाली दवा में क्या होता है? जिंक फॉस्फाइड होता है। चूहे मारने वाली दवा में किसकी उपस्थिति होती है? जिंक फॉस्फाइड की उपस्थिति होती है। बताइएगा, धूम्र पर्दे जिनका प्रयोग युद्ध में छिपने एवं शत्रु को धोखा देने के लिए किया जाता है, या किस पदार्थ के बने होते हैं? या टाइटेनियम ऑक्साइड के बने होते हैं। धूम्र पर्दे युद्ध में जिनका प्रयोग युद्ध में छिपने एवं शत्रु को धोखा देने के लिए किया जाता है, या किस पदार्थ के निर्मित होते हैं? टाइटेनियम ऑक्साइड के होते हैं। और बताइए, कोहरा जो है वो किस किस का सम्मिश्रण हो जाएगा? गैस में द्रव का सम्मिश्रण हो जाएगा। कोहरा किसका सम्मिश्रण हो जाएगा? गैस में द्रव का सम्मिश्रण हो जाएगा। और बताइएगा, दाढ़ी बनाने वाला जो शेविंग क्रीम होता है उसमें किस किस का सम्मिश्रण होता है? द्रव में गैस हो जाएगा। कोहरा में गैस में द्रव, और शेविंग क्रीम में किसका हो जाएगा? द्रव में गैस हो जाएगा। कोहरा में गैस में द्रव, और शेविंग क्रीम में द्रव में गैस हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। बताइएगा, यशद पुष्प किसको कहा गया है? यशद पुष्प या जिंक ऑक्साइड को कहा गया है। यशद पुष्प किसको कहा गया है? जिंक ऑक्साइड को कहा गया। बताइएगा, रेशम
रेशम किसका उदाहरण होता है? यह प्राकृतिक बहुलक हो जाएगा। रेशम किसका उदाहरण हो जाएगा? प्राकृतिक बहुलक हो जाएगा। और रेशम कीट जो है, रेशम किस अवस्था में उत्पादित करता है? यह प्यूपा की अवस्था में उत्पादित करता है। रेशम कीट किस अवस्था में रेशम का उत्पादन करता है? प्यूपा हो जाएगा। अंडा, लार्वा, प्यूपा, उसके बाद वह संपूर्ण वयस्क स्वरूप में आ जाता है, कीट के स्वरूप में। फिर पुनः इसी प्रवृत्ति को पुनर्व्यवस्थित करके ये क्या करता है? साइकिल या चक्र का निर्माण करता है, जो उसके जीवन काल को प्रदर्शित करता है। बताइएगा, अब पदार्थ की वह अवस्था जिसकी निश्चित आकृति को आयतन होता है, क्या कहलाता है? निश्चित आकृति में आयतन और भार होता है, क्या कहलाता है? ठोस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ठोस कहलाएगा। बताइएगा, पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किस पदार्थ के रूप में किया जाता है? उर्वरक निर्माण में किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किसके स्वरूप में किया जाता है? उर्वरक प्रयोग में किया जाता है। और बताइएगा, सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किस में किया जाता है? फोटोग्राफी हो जाएगा। और मतदाता की आयु उंगली में स्याही के स्वरूप में किया जाता है। किस के स्वरूप में किया जाता है? मतदाता के उंगली में स्याही के स्वरूप में लगाने में किया जाता है। बताइए, सूर्य का निर्माण मुख्यतः किन तत्वों से हुआ है? हाइड्रोजन एवं हीलियम। हाइड्रोजन हो जाएगा। और बताइएगा, सूर्य प्रकाश जो होता है वह किस अवस्था के कारण प्रकाश को उत्सर्जित करता है? नाभिकीय संलयन हो जाएगा। किसका स्वरूप हो जाएगा? नाभिकीय संलयन हो जाएगा। और बताइएगा, परमाणु बम जो है वह किस ऊर्जा का स्वरूप हो जाएगा? परमाणु नाभिकीय विखंडन का हो जाएगा। और हाइड्रोजन बम किसका हो जाएगा? संलयन का हो जाएगा। और पृथ्वी किसका हो जाएगा? नाभिकीय संलयन का स्वरूप। सॉरी, पृथ्वी बोल दिए। सूर्य किसका स्वरूप हो जाएगा? किस ऊर्जा का? नाभिकीय संलयन का स्वरूप हो जाएगा। इसी स्वरूप के कारण वह ऊर्जा को उत्पादित करता है। और किस स्वरूप में ऊर्जा उसमें रहती है? प्लाज्मा के स्वरूप में रहती है। किसके स्वरूप में रहती है? प्लाज्मा। और प्लाज्मा पदार्थ की क्या अवस्था हो जाएगी? चौथी अवस्था हो जाएगी। कौन सी अवस्था हो जाएगी? चौथी अवस्था हो जाती है। बताइएगा, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन होता है। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या हो जाएगा? मीथेन होता है। बताइएगा, स्ट्रेंजर गैस किसको कहा गया है? जेनॉन को कहा गया। स्ट्रेंजर गैस किसको कहा गया है? जेनॉन को कहा गया है। बताइएगा, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। और यह पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा कितनी है? 78% हो जाएगी। और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? 20.99। लमसम 21%, 20.99% है। बताइएगा, हरा कशिश किसका रासायनिक नाम है? या फेरस सल्फेट का हो जाएगा। हरा कशिश किसका रासायनिक नाम है? फेरस सल्फेट का हो जाएगा। और हरा कशिश का सूत्र क्या हो जाएगा? FeSO4 × 7H2O हो जाएगा। FeSO4 × 7H2O इसका हो जाएगा। और नीला थोथा किसको कहा गया है? कॉपर सल्फेट को कहा गया। और इसका सूत्र क्या हो जाएगा? CuSO4 × 5H2O हो जाएगा। इसी में सिर्फ 5 रहता है, बाकी सब में 7 रहता है। बताइएगा, परमाणु रिएक्टर का निर्माण सर्वप्रथम किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? एनरिको फर्मी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? एनरिको फर्मी के द्वारा किया गया था। परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? एनरिको फर्मी के द्वारा किया गया था। बताइएगा, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बैक्यूरेल के द्वारा की गई थी। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बैक्यूरेल के द्वारा रेडियो सक्रियता की खोज की गई थी। तो साथियों, कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो केमिस्ट्री दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में कॉस्मोस का बायो जो दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। कॉस्मोस हो जाएगा। बताइएगा, मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं जो है वह संक्रमण से शरीर की रक्षा करती हैं? या WBC हो जाएंगी। मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती हैं? WBC हो जाएगा। और विटामिन का कार्य क्या होता है? सुरक्षा प्रदान करना या रक्षा करना, रोग वाहक के तौर पर जहाँ रोग प्रतिरोध क्षमता का निर्माण करना है, उसका बढ़ावा देना। और बताइएगा, विटामिन हमें ऊर्जा देती है? नहीं, विटामिन हमें प्रतिरक्षा, रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा प्रदान करती है। और विटामिन की हमें अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है, अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है। बताइएगा, किस रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहा गया? O निगेटिव को कहा गया। किसको कहा गया? O निगेटिव। और सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? AB पॉजिटिव हो जाएगा। और रक्त समूह की खोज किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी। और बताइएगा, वृद्ध व्यक्ति का रक्तदाब जो होता है वो सामान्यतः से क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। वृद्ध व्यक्ति जो होते हैं इनके रक्तदाब जो है सामान्य रक्तदाब से क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और बताइएगा, रक्तदाब को कौन नियंत्रित करती है? कौन सी ग्रंथि? एड्रीनल करती है। कौन सी ग्रंथि करती है? एड्रीनल ग्रंथि नियंत्रित करती है। बताइएगा, एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का औसत पीएच मान कितना होता है? 7.35 से लेकर 7.45 के मध्य होता है। और सामान्यतः 7 जो होता है पीएच मान किसका? उदासीन का उदाहरण होता है। किसका उदाहरण होता है? उदासीन। बताइएगा, RH कारक का नाम
किस जंतु से संबंधित है, या बंदर से संबंधित हो जाएगा। RH कारक का नाम किस जंतु से संबंधित हो जाएगा, बंदर से संबंधित हो जाएगा। बताएगा श्वेत रक्त रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या होता है, शरीर की प्रतिरक्षा होती है। क्या होती है, श्वेत रक्त रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य शरीर की प्रतिरक्षा होती है। बताएगा रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है, या कैल्शियम की आवश्यकता होती है। रुधिर के जमने में किसकी आवश्यकता होती है, कैल्शियम की आवश्यकता होती है। और मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु कैल्शियम ही होती है। बताएगा लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस अंग में नष्ट हो जाती है, पलीहा में नष्ट हो जाती है। लाल आरबीसी किस में नष्ट हो जाता है, पलीहा में नष्ट हो जाता है। और आरबीसी के कब्रगाह किसको कहा गया, पलीहा को ही कहा गया। आरबीसी के कब्रगाह किसको कहा गया, पलीहा को कहा गया। और आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। बताएगा मनुष्य का औसतन रक्तचाप कितना होता है, 120/80 mmHg होता है, जिसमें डायस्टोलिक कौन सा हो जाएगा, 80 हो जाएगा। सिस्टोलिक 120 हो जाएगा, डायस्टोलिक 80 हो जाएगा। बताएगा यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ हो, तो संतान का रक्त वर्ग क्या हो सकता है, ए या ओ, कोई भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। बताएगा रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन किनके कारण निर्मित होते हैं, या लिम्फोसाइट के कारण निर्मित होते हैं। रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन किसके कारण निर्मित होते हैं, लिम्फोसाइट के कारण निर्मित होते हैं। बताइएगा दिल का दौरा से पड़ने के से पूर्व के काल को क्या कहा गया, गोल्डन आवर कहा गया। दिल का दौरा पड़ने से पूर्व के समय काल को क्या कहा गया, गोल्डन आवर कहा गया है। पहला घंटा जो होता है ना, उसको गोल्डन आवर कहा जाता है। बताइएगा रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा की उपस्थिति से कौन सा रोग हो जाता है, ल्यूकीमिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, ल्यूकीमिया हो जाता है। और इसके उपचार के लिए किस समस्थानी का प्रयोग किया गया है, कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया है, कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया गया है। बताइएगा मानव शरीर, हाँ तो इसी समस्थानी का प्रयोग किया जाता है। ट्यूमर आर्सेनिक 74 है, कोबाल्ट 60 से ल्यूकीमिया। बताएगा मनुष्य के शरीर में रक्त का दबाव कितना होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है या कम होता है, अधिक होता है। इसीलिए हम लोग को वायुमंडलीय दाब की मतलब उपस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ता है हमारे शरीर पे, क्योंकि हमारा रक्त दाब का जो होता है वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। बताएगा रक्त में ग्लूकोज का स्तर जो है वह किस में व्यक्त किया जाता है, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। रक्त में ग्लूकोज का स्तर किस में व्यक्त किया जाता है, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है, हाँ कौन सा हार्मोन, इंसुलिन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इंसुलिन हो जाएगा। बताएगा जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है, एंजाइम उत्तरदायी होते हैं। जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन उत्तरदायी होते हैं, कौन सा पदार्थ, एंजाइम उत्तरदायी होते हैं। बताइएगा रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनियां क्या कहलाती है, हृदय धमनियां कहलाती है। क्या कहलाती है, हृदय धमनियां कहलाती है। बताइएगा प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है, प्लाज्मा 90% हो जाएगा। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है, 90% हो जाएगा। बताइएगा स्टार्च के जल अपघटन में कौन सा एंजाइम निर्मित होता है, एमाइलेज निर्मित होता है। स्टार्च के जल अपघटन से कौन सा एंजाइम निर्मित होता है, एमाइलेज निर्मित होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हृदय की धड़कन कौन नियंत्रित करता है, कौन सा तत्व, या पोटेशियम हो जाएगा। हृदय की धड़कन कौन सा तत्व नियंत्रित करता है, पोटेशियम नियंत्रित करता है। बताइएगा एक धड़कन या हृदय गति की एक आवृत्ति में लगभग कितना समय लगता है, 0.8 सेकंड लगता है। एक धड़कन या हृदय गति की एक आवृत्ति में कितना लगभग समय लगता है, 0.8 सेकंड लगता है। बताइए मनुष्य शरीर में खून के शुद्धिकरण को क्या कहा जाता है, डायलिसिस। और इसी का हिंदी नाम क्या है, अपोहन हो जाएगा। डायलिसिस का हिंदी नाम क्या है, अपोहन हो जाएगा। और डायलिसिस की कौन सा मानव अंग डायलिसिस की प्रक्रिया को करता है, किडनी करता है। कौन करता है, किडनी, वृक्क, जिसको हिंदी में वृक्क कहा जाता है। और वृक्क का भार, औसतन भार कितना होता है, 140 ग्राम होता है। कितना होता है, 140 ग्राम। किडनी बीम, किडनी का आकार कैसा होता है, किडनी बीम की तरह होता है। बताइएगा हाँ सीम के बीज की तरह, या उसी किडनी बीम अंग्रेजी में बोला जाता है, राजमा को। बताइएगा हृदय के संकुचन से धमनियों की दीवार पर पड़ने वाले दाब को क्या कहा जाता है, रुधिर दाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रुधिर दाब। हृदय के संकुचन से धमनियों की दीवार में पड़ने वाले दाब को क्या कहा जाता है, रुधिर दाब कहा जाता है। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन के माध्यम से जो केमिस्ट्री और बायो दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य कॉस्मोस का जो हिस्ट्री दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा वृहद स्तर पर केंद्रीय प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। ये किस शासक के द्वारा किया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। और चंद्रगुप्त मौर्य
मौर्य ने किस वंश की स्थापना की थी? मौर्य वंश की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? मौर्य वंश की स्थापना की थी। और बताएगा बिंबिसार और बिंदुसार में से कौन सा व्यक्ति मौर्य वंश का शासक था? बिंदुसार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बिंदुसार। और हर्यक वंश, बिंबिसार किस वंश से संबंधित हो जाएगा? हर्यक वंश से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस किस व्यक्ति के द्वारा कहा गया था? विलियम जोन्स के द्वारा कहा गया। सेंड्रोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य को किस व्यक्ति ने कहा था? विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा कब की गई थी? 1784 में की गई थी। बताइएगा चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? विशाखदत्त में किया गया। किस ग्रंथ में किया गया था? विशाखदत्त में किया गया। बताइएगा बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थान जो है वह कहाँ स्थित है? यह पाटलिपुत्र में हो जाएगा। बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थान कहाँ हो जाएगा? पाटलिपुत्रा में हो जाएगा। और बताया कुम्हरार कहाँ हो जाएगा? यह पटना में ही हो जाएगा। पाटलिपुत्रा, कुम्हरार कहाँ हो जाएगा? पाटलिपुत्रा में ही हो जाएगा। बताइएगा मैकियावेली के द प्रिंस की तुलना जो है वह किस पुस्तक से की गई? या कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की गई। मैकियावेली के द प्रिंस की तुलना किस पुस्तक से की गई? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की गई। और कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था वह किस विषय से संबंधित था? राजनैतिक शास्त्र से संबंधित हो जाएगा। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था वह किससे संबंधित हो जाएगा? राजनैतिक शास्त्र से संबंधित हो जाएगा। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण एवं प्राधिकरण है? 15 अधिकरण हो जाएंगे, 180 प्राधिकरण हो जाएंगे। 15 अधिकरण, 180 प्राधिकरण हो जाएंगे। बताइएगा पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल जो है मुख्यतः किससे निर्मित है? या लकड़ी से निर्मित हो जाएगा। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल जो है वह किससे निर्मित है? या लकड़ी का निर्मित हो जाएगा। बताइएगा कुम्हरार नामक स्थल जो है वह इसमें जो प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए कहाँ हो जाएंगे? पाटलिपुत्रा में हो जाएंगे। बताइएगा सेंड्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किस व्यक्ति ने किया है? या जस्टिन के द्वारा किया गया है। सेंड्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किस व्यक्ति के द्वारा किया गया है? या जस्टिन महोदय के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? जस्टिन के द्वारा। बताएगा मौर्यकालीन अधिकारी पोतवाध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या होता था? या मापतौल का कार्य होता था। क्या होता था? मापतौल का कार्य होता था। पोतवाध्यक्ष का कार्य। बताइएगा अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था? यह उपगुप्त हो जाएगा। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था? उपगुप्त से प्रभावित होकर। बताइएगा राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी मौर्य काल में क्या कहलाता था? यह सानिध्याता कहलाता। क्या कहलाता था? सानिध्याता कहलाता था। राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी। और बताइएगा राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी या वित्त मंत्री क्या कहलाता था? समाहर्ता कहलाता था। क्या कहलाता था? समाहर्ता कहलाता था। राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी या वित्त मंत्री मौर्य काल में क्या कहलाता था? समाहर्ता कहलाता था। जबकि राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी सानिध्यदाता कहलाता था। क्या कहलाता? सानिध्यदाता कहलाता था। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का जो सामान्य अध्ययन दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा संघीय मतदान प्रणाली किसके अंतर्गत आती है? या संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत आती है? संघीय मतदान प्रणाली किसके अंतर्गत आती है? संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत आती है। और बताइएगा चुनाव जो है वह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित हो जाएगा? किस अनुच्छेद? 324 से 29 में संबंधित हो जाएगा। निर्वाचन किससे संबंधित हो जाएगा? अनुच्छेद 324 से 29 से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा आम्र वर्षा कब होती है? किस ऋतु में? या ग्रीष्म ऋतु में होती है। आम्र वर्षा कब होती है? ग्रीष्म ऋतु में होती है। बताइएगा बाबा सोहन सिंह भाखना किस पार्टी के अध्यक्ष रहे थे? या गदर पार्टी के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? गदर पार्टी के। और गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। और किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। बताइए भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो गया था। बताइएगा रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है? या द्रव्यमान संरक्षण के लिए किया जाता है। और द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था? या लोवेजियर के द्वारा दिया गया। लोवेजियर को क्या कहा जाता है? रासायनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है या पिता कहा जाता है। बताइएगा कौन सा जानवर का लिंग निर्धारण आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है? तो घोंघा हो जाएगा। कौन किस जानवर का लिंग निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता है? या घोंघा का। और ये अपना लिंग जो है परिवर्तित करते हैं, बदल लेता है।
बताइएगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसकी दिशा ज्ञात करने में किया जाता है? किसी चालक में प्रेरित धारा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। किसको ज्ञात करने के लिए किया जाता है? किसी चालक में प्रेरित धारा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। बताइएगा नेफ्रॉन में कौन से पदार्थ पुनः अवशोषित होते हैं? यह ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम क्लोराइड एवं आवश्यक लवण हो जाएंगे। बताइए कौन सी कोशिका अपना आकार बदल लेती है? यह WBC हो जाएगी। कौन सी कोशिका अपना आकार बदल लेती है? WBC हो जाएगी। बताइएगा अगर किरण दर्पण की अभिलंब पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। अगर किरण दर्पण की अभिलंब पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। बताए समुद्री पानी का रंग किस प्रकाशीय घटना के कारण नीला दिखाई पड़ता है? प्रकीर्णन के कारण। रंग वाला जितना भी परिघटना होगा ना सब प्रकीर्णन के कारण, और छोटा बड़ा यानी रुक रुक के दिखाई देगा, ये सब हो जाएगा अपवर्तन के कारण हो जाएगा। सूर्य की लालिमा हो जाएगी, यह प्रकीर्णन हो जाएगा। समुद्र का पानी प्रकीर्णन हो जाएगा। वायुमंडल नीला दिखता है, यह भी प्रकाशीय प्रकीर्णन का उदाहरण हो जाएगा। और तारे टिमटिमाने किसका हो जाएगा? अपवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य छोटा बड़ा दिखाई पड़ता है, यह अपवर्तन के कारण होता है। बताइएगा किसके प्रयासों से 1829 में सती प्रथा का अंत कर दिया गया था? राजा और लॉर्ड विलियम बेंटिंग। किसके कर दिया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और बताइएगा अलाउद्दीन खिलजी ने सती प्रथा को अंत करने का प्रयास किया था? हाँ किया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भी किया गया था। यह प्रयास जो था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भी किया गया था। बताइएगा 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान में कितनी? 14 भाषाओं का उल्लेख था। सही जवाब हो जाएगा। और बताइएगा 15वीं भाषा के रूप में किसको जोड़ा गया था? सिंधी को जोड़ा गया था 1967। हाँ, उसके बाद BDMS बोडो डोगरी मैथिली संथाली, टोटल 14 से 22 जुड़ गया। बताइएगा 22 हो गया, जुड़ने के पश्चात 22, 8 और जुड़ गए। बताइएगा 24 भाषा का थीम है, उसमें है 24 भाषा, 24 जो है वो राजस्थानी है, और इंग्लिश शामिल है। थी वाला भाषा साहित्य पुरस्कार में 24 भाषा उल्लेखित है। आप एक बार 24 भाषा पुरस्कार में, साहित्यिक पुरस्कार में। बताइएगा इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद, यानी को प्रोफेट मोहम्मद भी कहा गया। हजरत मोहम्मद या प्रोफेट मोहम्मद भी कहा गया। बताइएगा पोंगल में किसकी पूजा की जाती है? सूर्य की पूजा की जाती है। और पोंगल त्योहार कहाँ होता है? केरल में होता है। तमिलनाडु में हो जाएगा पोंगल। ओनम केरल में होता है। पोंगल कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में हो जाएगा। पोंगल त्योहार में किसकी उपासना की जाती है? सूर्य की उपासना की जाती है। बताइएगा 51 के जो अनुच्छेद है इसमें किसका उल्लेख है? मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख हो जाएगा। किसका उल्लेख हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य कहाँ के संविधान से लिया गया? रूस, सोवियत संघ के संविधान से लिया गया। किसके संविधान से लिया गया? सोवियत संघ के संविधान से लिया गया। पोंगल त्योहार तमिलनाडु, ओनम केरल। बताइएगा अटुकल पोंगल कहाँ मनाया जाता है? या केरल में मनाया जाता है। अटुकल पोंगल केरल में, पोंगल तमिलनाडु, ओनम केरल, ओनम केरल। बताइएगा 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है? 746 वाट होता है। 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है? 746 वाट होता है। और बताइए 1 मीट्रिक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है? 735.5 होता है। कितना होता है? 735 मीट्रिक हॉर्स पावर में 735.5 होता है। बताइएगा मिट्टी जो है जैविक घटक है, अजैविक घटक है? अजैविक घटक हो जाएगा। मिट्टी कौन सा घटक हो जाएगा? अजैविक घटक हो जाएगा। बताइए चुंबकीय रेखा आपस में एक दूसरे को कभी भी काटती है कि नहीं काटती? नहीं है, संभव ही नहीं है। चुंबकीय रेखा एक दूसरे को आपस में कभी नहीं काटती। और बताइएगा चुंबक के जो दो ध्रुव होते हैं समान होने पर एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, यानी रिपल्सन करेंगे। समान वाले प्रतिकर्षित यानी रिपल्सन करेंगे, और असमान वाले आकर्षण करेंगे। क्या करेंगे? आकर्षण करेंगे। और चुंबकीय रेखा बाह्य तौर पर कहां से कहां जाती है? उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है। बाह्य तौर पर चुंबकीय रेखा का निर्माण कैसा होता है? उत्तर से दक्षिण की ओर होता है। अंत में कैसा होता है? दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। किधर? अंत में दक्षिण से उत्तर। हाँ, बाहर में उत्तर से दक्षिण, अंत में दक्षिण से उत्तर होता है। बताइएगा सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा होता है? या सीजियम हो जाएगा। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा होता है? सीजियम होता है। बताइएगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 21 में उल्लेखित हो जाएगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में उल्लेखित हो जाएगा? 21 में उल्लेखित हो जाएगा। बताइए मुगलों का पहला नियोजित शहर कौन सा शहर था? या फतेहपुर सीकरी हो जाएगा। मुगलों का पहला नियोजित शहर कौन सा शहर था? फतेहपुर सीकरी हो जाएगा। इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? अकबर के द्वारा कराया गया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? अकबर द्वारा कराया गया था। बताइएगा
मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है किस पर आधारित है? परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पे आधारित है। मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पे आधारित है? परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पे आधारित हो जाएगी। बताइएगा आय में परिवर्तन के कारण बचत में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहा गया है? सीमांत बचत प्रवृत्ति कहा गया। क्या कहा गया? सीमांत बचत प्रवृत्ति कहा गया। बताइएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है? जी पीओपी सही जवाब हो जाएगा राहुल जी, पीओपी हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और बताइएगा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट किसका हो जाएगा? जिप्सम का हो जाएगा। और जिप्सम को कितना डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर पीओपी प्राप्त होगा? 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर पीओपी प्राप्त होगा। बताइएगा दुनिया में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा देश है? अपना भारत हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अपना भारत हो जाएगा। और बताइएगा खीरा जो है कैसी फसल हो जाएगी? जायद फसल है। खीरा ककड़ी वगैरह जो हो जाएगी ये जायद फसल हो जाएगी। और गेहूं कैसी फसल है? रबी फसल हो जाएगी। और बताइएगा राहुल जी धान कौन सी फसल हो जाएगी? खरीफ फसल हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा राजभाषा एक्ट कब लागू हुआ था? 1963 में लागू हुआ था। राजभाषा एक्ट कब लागू हुआ था? 1963 में लागू हुआ था। बताइए उत्तल लेंस का आवर्धन सूत्र क्या होता है? m बराबर v बाई u हो जाएगा। उत्तल लेंस का आवर्धन सूत्र क्या होता है? m बराबर v बाई u होता है। और बताइएगा लेंस सूत्र क्या होता है? 1 बाई v माइनस 1 बाई u बराबर 1 बाई f होता है। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1 बाई v प्लस 1 बाई u बराबर 1 बाई f होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा गोलीय दर्पण में किरण जो है लंबवत आपतित होती है जब यह कहां से गुजरती है? यह फोकस से गुजरती है। कहां से गुजरती है? फोकस से जब गुजरेगी तो गोलीय दर्पण में लंबवत क्या हो जाएगी? किरण क्या हो जाएगी? लंबवत आपतित हो जाती है। बताइएगा चालक तार में बल की दिशा किस नियम पे ज्ञात होती है? फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम पे हो जाएगी। चालक तार में बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम। और फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में तर्जनी जो है, तर्जनी किसको इंगित करती है? चुंबकीय क्षेत्र को इंगित करती है। किसको इंगित करती है? चुंबकीय क्षेत्र को इंगित। निरहुआ जी एकदम सही जा रहे हैं आप। बताइएगा अगर पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की जगह श्वसन को ज्यादा करने लगो तो क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और बताइएगा प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक कम जो होती है, सर्वाधिक कम मात्रा में ऑक्सीजन का निर्माण जो होता है वह कैसे पौधों में होता है? या मरुस्थलीय पौधों में होता है। किसमें होता है? मरुस्थलीय पौधों में होता है। और मरुस्थलीय पौधों के जो पत्ते होते हैं वह परिवर्तित होकर तने का स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं। किसका स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं? तने का स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं। और इनमें भैक्स जो होता है वह निर्मित हो जाता है। किसमें? मरुस्थलीय पौधों में भैक्स का निर्माण हो जाता है। और इसमें प्रकाश संश्लेषण बहुत धीमी होती है, कम मात्रा में ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। बताइएगा बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी? बंधन बैंक यह 2001 में हुई थी। बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2001 में हुई थी। बताइएगा त्रिपुरा की भाषा कौन सी है? बंगाली और कोकबोरोक हो जाएगी। कौन हो जाएगी? कोकबोरोक और बंगाली इसकी भाषा हो जाएगी। त्रिपुरा के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? राजीव भैया मानिक शाह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मानिक शाह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मानिक शाह। और मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? राजीव भैया यामनांग खेमचंद हो जाएंगे। कौन है? यामनांग खेमचंद हो जाएंगे। खेमचंद याद रखिए एकदम। बताइएगा भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत? 2.42% हो जाएगा। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा? 2.42 हो जाएगा। और इसकी जनसंख्या कितना प्रतिशत है संपूर्ण विश्व के? 17%, 17.5% हो जाएगी। क्षेत्रफल कम है लेकिन जनसंख्या ताबड़तोड़ है, 17.5% हो जाएगी। बताइएगा 11वीं अनुसूची में कितने विषयों का उल्लेख है? 29 विषयों का उल्लेख हो जाएगा। 11वीं अनुसूची में कितने विषयों का उल्लेख है? 29 विषयों का उल्लेख। और 11वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? पंचायती राज का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? पंचायती राज का। 12वीं अनुसूची में किसका उल्लेख हो जाएगा? नगर पालिका का हो जाएगा। नगर पालिका का चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति को न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। 21 वर्ष होगा? 21 वर्ष हो जाएगा। विक्रम भैया तो हमको भी गड़बड़ा देंगे। बताइएगा राज्य प्रमुख को विधि संबंधी सलाह देने का कार्य कौन करता है? वह महाधिवक्ता करता है। कौन करता है? महाधिवक्ता करता है। राज्य प्रमुख को विधि संबंधी सलाह देने का अधिकार किसके पास होता है? कौन कार्य करता है? महाधिवक्ता करता है। महाधिवक्ता का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? अनुच्छेद 76 में हो जाएगा। हाँ, महान्यायवादी 76 हो जाएगा। 165 हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। महान्यायवादी 76 हो जाएगा। तो साथियों स्पीडी पब्लिकेशन का जो सामान्य अध्ययन दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का जो करंट अफेयर्स दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा फिट इंडिया आइकॉन किसे चुना गया है? फिट इंडिया आयुष्मान खुराना जी को चुना गया। किनको चुना गया? आयुष्मान खुराना जी को चुना गया। बताइएगा 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा चरण कहां संपन्न हुआ था? यह गुलमर्ग में हुआ था। कहां हुआ था? गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में। बताइएगा अटल बिहारी वाजपेयी संस्था का उद्घाटन जो है यह
कहाँ में किया गया है? या मॉरिशस में किया गया है। कहाँ किया गया? मॉरिशस में किया गया। और मॉरिशस की राजधानी कहाँ हो जाएगी? पोर्ट लुइस हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? पोर्ट लुइस हो जाएगी, जहाँ भोजपुरियों का पूरा साम्राज्य चलता है। बताइएगा चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? या राजस्थान में हो जाएगा। चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभयारण्य किस राज्य में हो जाएगा? राजस्थान में हो जाएगा। बताइएगा भारत का वन क्षेत्रफल जो है बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया है? 25.17% हो जाएगा। कितना? 25.17% वो बढ़ गया है। बताइएगा देश का पहला स्थायी कलाग्राम कहाँ बनेगा? या प्रयागराज में बनेगा। देश का पहला स्थायी कलाग्राम कहाँ निर्मित होगा? या प्रयागराज में निर्मित होगा। बताइएगा जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। बताइएगा आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 पुरुष का जो था वो कौन सा जीता था? अपना भारत जीता था। बेचारा न्यूजीलैंड को 2 बार भारत हरा चुका है। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में पराजित कर दिया है 96 रनों से। और बताइएगा आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन घोषित हुए हैं? संजू सैमसन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? संजू सैमसन मैन ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हो जाए, POTT। बताइएगा किसे ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस से सम्मानित किया गया है? या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया है? किसे ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस से सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी को किया गया। और बारबाडोस की राजधानी कहाँ है राजीव भैया? ब्रिज टाउन हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? जॉर्ज टाउन की ब्रिज टाउन? ब्रिज टाउन। बताइएगा किसे आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार दिया गया है? या जयश्री वेंकटेश को दिया गया। किसको दिया गया? जयश्री वेंकटेश को दिया गया। और भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 आयोजित किया गया है? किर्गिस्तान। खंजर युद्धाभ्यास का आयोजन किन 2 देशों के मध्य होता है? भारत और किर्गिस्तान के मध्य होता है। किस किस के मध्य होता है? भारत और किर्गिस्तान। बताइएगा अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? गांडीव कर दिया गया है। सही जवाब हो जाएगा। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? LIC हो जाएगा। दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन? तीसरा है LIC हो जाएगा। और LIC की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC जो है इसकी भी स्थापना 1956 में हुई थी। बताइएगा 56 है। हाँ बताइएगा किस देश में आए उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड ने भारी तबाही मचाई है? या ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगी। अल्फ्रेड ने कहा भारी तबाही फैलाई है? ऑस्ट्रेलिया में। बताइएगा कौन सी राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी? असम हो जाएगी। कौन सी राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी? असम हो जाएगी। और असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? हेमंत बिस्वा शर्मा। बताइएगा किसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का खुलासा करने के लिए सेफर X और पंच मिशन लॉन्च किया है? या नासा के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया है? नासा के द्वारा। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा किसने ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया है? किस संगठन के द्वारा किया गया है ऊर्जा साक्षरता अभियान? या टाटा पावर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया है? टाटा पावर के द्वारा किया गया। तो साथियों आज की जो होमवर्क सीरीज थी वो यहीं पे समाप्त हो गई है। और जैसा कि ग्रुप का नियम है कि आप लोगों के लिए लास्ट में क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट माध्यम से अधिक संख्या में दीजिएगा। और हमारा ये ग्रुप डिस्कशन अच्छा लगता हो तो प्यारा सा दिल कमेंट माध्यम से भेजने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। और जो भी साथी फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं उन सब साथियों से अनुरोध है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनलों का लिंक उपलब्ध है। इससे जुड़ने के पश्चात आप लोगों को होमवर्क पूर्व में ही मिल जाएगा, जिसको पढ़ने के पश्चात अगर आप इस वीडियो को सुनते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो सकती है। तो इन्हीं सब बातों से आप लोगों से लेते हैं विदा। फिर अगले सेशन में आप लोगों से मुलाकात होगी। जय हिंद, जय बिहार।